और अब हम बात करते हैं लिडल सिंड्रोम। तो देखिए लिडल सिंड्रोम ये यहाँ पे होता है, ठीक है, इस हिस्से में कलेक्टिंग डक्ट में। तो इसमें क्या होगा कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो इसमें फंक्शन म्यूटेशन जो होगा वो भी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो इसमें जो ये हमारा ये वाला है ना सोडियम म्यूटेशन की वजह से इसका फंक्शन जो है ये बढ़ जाएगा, इसी को कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। और जब ये बढ़ जाएगा तो पोटेशियम लॉस होगा, ठीक है। तो यही अभी देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, डिक्रीज सोडियम चैनल डिग्रेडेशन। तो जो सोडियम चैनल बन गए ना, इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, और जब नहीं होगा तो ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम ज़्यादा लॉस होगा। तो यही है कि डिक्रीज सोडियम चैनल डिग्रेडेशन और इंक्रीज सोडियम रिअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये जो सोडियम चैनल है ना, इसमें ये इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, इस वजह से सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, और जब सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो पोटेशियम ज़्यादा लॉस होगा। ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये हो गया। अब इसके इफेक्ट की बात करें तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों देखने को मिलेगा? वही मैकेनिज्म कि जब ज़्यादा सोडियम इधर एब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा ये प्रोटॉन इधर लॉस होगा, इस वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हमको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फिर क्या देखने को मिलेगा? देखिए बताया क्या कि हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, वही सेम मैकेनिज्म जो अभी तक हम यहाँ पे बात किए। और उसके अलावा फिर देखिए हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिलेगा? कि जब सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा इसके साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, H2O, इस वजह से हाइपरटेंशन हमको देखने को मिलेगा। और डिक्रीज सीरम एल्डोस्टेरॉन, तो सीरम एल्डोस्टेरॉन ये डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और हाइपरटेंशन जब देखने को मिलेगा तो रास जो होगा ये इनहिबिट हो जाएगा, और जब रास इनहिबिट होगा तो हमको एल्डोस्टेरॉन जो है सीरम में ये कम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा लिडल सिंड्रोम के इफेक्ट की बात। अब ये देखिए कॉज क्या है इसका, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये सारे रिसेसिव थे और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और इसमें देखिए प्रेजेंटली सिमिलर टू हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का जो केस होता है उसी तरह बिल्कुल देखने को मिलता है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, इस वजह से हाइपरटेंशन वगैरह देखने को मिल रही है। बट एल्डोस्टेरॉन इज नियरली अनडिटेक्टेबल, लेकिन यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन देखिए हाई नहीं होता है बल्कि अनडिटेक्टेबल होता है। और इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अमाइलोराइड इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अमाइलोराइड इसका ट्रीटमेंट क्यों है? क्योंकि अमाइलोराइड जो होता है ये इस चैनल को, ये जो चैनल है देखिए ये इसको ब्लॉक कर देता है, इस वजह से अमाइलोराइड इसका ट्रीटमेंट है। और इसमें जो ये है कि एल्डोस्टेरॉन अनडिटेक्टेबल क्यों है? क्योंकि रास इनहिबिट होता है, और नॉर्मली जब रास एक्टिवेट होता है तब हाइपर टेंशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे परेशानी इसमें है ना, इसमें इस वाले चैनल में, इस वजह से यहाँ से ज़्यादा वाटर और सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, इस वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, और हाइपरटेंशन की वजह से रास इनहिबिट हो जा रहा है। और जब रास इनहिबिट हो रहा है इसी वजह से हमको एल्डोस्टेरॉन जो है ये ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये हमारा डिक्रीज हो जाता है सीरम में, ठीक है। तो यही यहाँ पे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में और लिडल सिंड्रोम में फ़र्क है, ठीक है। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हम बता ही दी, अमाइलोराइड है, क्योंकि अमाइलोराइड इस चैनल को ब्लॉक कर देती है, ये वाले चैनल को। और उसके बाद है सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। तो देखिए इसमें नाम से ही पता चला है कि इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस जब होगा तो ये हमें डिजीज देखने को मिलेगी। इसको हल्का सा समझ लेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको हमने पुट कर दिया है, इससे हम बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें नॉर्मल बताया गया कि कॉर्टिसोल जो होता है एक्टिवेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। तो ये जो कॉर्टिसोल होता है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड का रिसेप्टर ये है, ठीक है, ये रिसेप्टर यहाँ पे आके एल्डोस्टेरॉन बाइंड करता है, और ये कॉर्टिसोल क्या करता है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। और फिर यहाँ पे एक एंजाइम होता है 11 बीटा HSD हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट्स कॉर्टिसोल टू कॉर्टिसोन। तो इस कॉर्टिसोल को ये कॉर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है, और जब कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन में कन्वर्ट हो जाता है तो इनएक्टिव ऑन दीज रिसेप्टर्स। तो ये कॉर्टिसोन ना इस रिसेप्टर पे वर्क नहीं कर पाता है। नॉर्मली देखिए कॉर्टिसोल इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन ये वाला जो एंजाइम है ये जाके इसको इनहिबिट कर देता है, और जब इसको इनहिबिट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्टिसोन में, और ये कॉर्टिसोन इस पे कोई वर्क नहीं कर पाता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और फिर जब हमको इस कंडीशन में सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस की इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, हेरिडेटरी 11 बीटा HSD हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी जब हो जाती है तो ये कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और जब इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो ये हमेशा एक्टिव रहता है और इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया रहता है, और जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है तो इस पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड बराबर वर्क करते रहता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे है कि हेरिडेटरी 11 बीटा HSD डिफिशियंसी जब हो जाएगी तो इंक्रीज कॉर्टिसोल, तो ये कॉर्टिसोल जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, और इसी वजह से क्या होगा, इंक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एक्टिविटी। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरी डिजीज का यही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लें, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये कॉर्टिसोल इसको एक्टिवेट तो करता है, लेकिन ये 11 बीटा HSD जो होता है ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है कॉर्टिसोन में। फिर जब कॉर्टिसोन में ब्रेक डाउन हो जाता है तो इस पर ये वर्क नहीं कर पाता है,
ठीक है। इस तरह से नॉर्मल हमारी फिजियोलॉजी काम करती है। लेकिन जब ये 11 बीटा एचएसडी की डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो क्या होगा कि ये कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ये कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा इसको स्टिमुलेट करेगा, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा वर्क करेगा तो वही है कि बहुत ज़्यादा सोडियम वगैरह एब्जॉर्व करेगा और पोटेशियम का लॉस करेगा। तो देखिए अब क्या होगा कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिलेगा, वही कि पोटेशियम लॉस होगा और यहाँ से ये वाला चैनल भी वर्क करेगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन लॉस होगा, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, सेम मैकेनिज्म। हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा, वही सेम मैकेनिज्म कि यहाँ से जब सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्व होगा तो हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ में वाटर भी एब्जॉर्व हो रहा है। और डिक्रीज सीरम एल्डोस्टेरॉन, तो सीरम एल्डोस्टेरॉन इसमें डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि ये रिसेप्टर हमारा ओवर एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, ओवर एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये रिसेप्टर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और जब ये रिसेप्टर ज़्यादा वर्क करेंगे तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रास जो है हमारा ये इनहिबिट हो जाएगा। इसी वजह से हमको डिक्रीज सीरम एल्डोस्टेरॉन देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे देखिएगा क्या है, कॉर्टिसोल ट्राइज टू बी द सेम एज एल्डोस्टेरॉन। तो ये कॉर्टिसोल जो है ये ट्राई करेगा, मतलब ये वही काम करेगा जो एल्डोस्टेरॉन काम करता है। क्यों? एल्डोस्टेरॉन आके इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इसको स्टिमुलेट करता है। और ये कॉर्टिसोल क्या करता है, तो देखिए कॉर्टिसोल इसके फंक्शन को, यानी इसको डिग्रेड नहीं होने देता, इसका नंबर को बढ़ा देता है। इस वजह से थोड़ा मोड़ा भी आएगा तो इसको बहुत ज़्यादा वर्क कराता है। तो वही है कि सेम यहाँ सेम हमको याद रखना है कि सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, तो इसमें हमको देखने को मिलता है। और दोनों में बस यही है कि ये आके इसको स्टिमुलेट करता है और ये इस कंडीशन में इसका वर्क जो होता है ये ज़्यादा हो जाता है, और इसमें जो रोल होता है वो कॉर्टिसोल का रोल होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें देखें कॉजेस की, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ये भी होता है, और कैन एक्वायर डिसऑर्डर फ्रॉम ग्लिसरेटिनिक एसिड, ठीक है, प्रेजेंट इन लाइकोराइस विच ब्लॉक एक्टिविटी ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। तो देखिए मोस्टली ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, लेकिन ये जो है होता है एक्वायर्ड भी हो सकता है। और एक्वायर्ड किस कंडीशन में होगा, क्योंकि ये जो है ना लिकोराइस में ये सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और ये सब्सटेंस 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर देता है। जब इसको ब्लॉक कर देगा तो इस वजह से हमको सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका कॉज हो गया। और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए इसमें पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हम देंगे ही, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देंगे तो उस वजह से ये आके इसको ब्लॉक कर देंगे। और वही यहाँ पता है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स डिक्रीज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का इफेक्ट ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कम कर देंगे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम देंगे, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हम देंगे क्या करेंगे, देखिए एक्सोजिनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिक्रीज एंडोजिनस कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। तो जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सोजिनस देंगे ना, तो ये एंडोजिनस कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन हो रहा था ना ये कम हो जाएगा। और जब कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये जो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी है ना ये कम हो जाएगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे, तब भी हमको फायदा देखने को मिलेगा। तो वही बताएगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सोजिनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब होंगे तो ये डिक्रीज एंडोजिनस कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, जब इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो डिक्रीज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एक्टिवेशन, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के जो रिसेप्टर है इनका एक्टिवेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस की भी बात कर ली। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें आज हमने देखा कि रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट में कहाँ कौन से हिस्से में कौन सी डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे परेशानी देखने को मिली तो इसको हम फनकोनी सिंड्रोम बोलते हैं, यहाँ पे परेशानी देखने को मिली तो इसको हम बार्टर सिंड्रोम बोलते हैं, और डीसीटी में यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिली तो इसको हम डिटेलमेन सिंड्रोम बोलते हैं, और इसमें कलेक्टिंग डक्ट में अगर प्रॉब्लम देखने को मिली तो इसको हम लिडल सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखने को मिलता है, और इसी में हमको सेम भी देखने को मिलता है, यानी सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं, और सबके बारे में इफेक्ट क्या देखने को मिलता है हम पूरे डिटेल में बात कर चलिए, ठीक है, कि मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के थ्रू हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, कौन सा चैनल इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, और अगर कहीं डाउट है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं।